हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक दृष्टि में। तो कहने का मतलब हुआ कि आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत समरी में। तो अगर आप केवल इतना ही पढ़ लिए जितना हम इसमें पढ़ाएंगे, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका इंडियन एविडेंस एक्ट तैयार हो गया। तो आइए देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये 1 सितंबर 1872 में लागू किया गया जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, और अब तो वहाँ से 370 हट चुका है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होता है। केवल न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू है। बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करते हैं साक्ष्य कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दी गई है टेलर की। बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करते हैं साक्ष्य कहलाता है। सेकंड, कोई तथ्य जिसमें प्रमाण देने की शक्ति हो साक्ष्य कहलाता है। सामान्य के अनुसार साक्ष्य क्या होता है? कोई तथ्य जिसमें प्रमाण देने की शक्ति हो साक्ष्य कहलाता है। उसके बाद साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त विधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ऑसबर्न डिक्शनरी में दिया गया है कि साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त विधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं साक्ष्य के प्रकार। साक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो साक्ष्य 10 प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष साक्ष्य, सेकंड परिस्थितिजन्य साक्ष्य, थर्ड प्राथमिक साक्ष्य, फोर्थ गौण साक्ष्य, फिफ्थ वास्तविक साक्ष्य, 6 अनुश्रुत साक्ष्य, 7 मौखिक साक्ष्य, 8 दस्तावेजी साक्ष्य, 9 न्यायिक साक्ष्य, 10 न्यायोत्तर साक्ष्य। एक बार फिर से 10 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। फर्स्ट दिया है प्रत्यक्ष साक्ष्य, सेकंड होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य, थर्ड होता है प्राथमिक साक्ष्य, फोर्थ दिया है गौण साक्ष्य, फिफ्थ दिया है वास्तविक साक्ष्य, 6 दिया है अनुश्रुत साक्ष्य, 7 दिया है मौखिक साक्ष्य, 8 है दस्तावेजी साक्ष्य, और 9 है न्यायिक साक्ष्य, और 10 है न्यायोत्तर साक्ष्य। तथ्य, उसके बाद तथ्य क्या होते हैं? तथ्य से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो अस्तित्व में है। इसमें वस्तु का अस्तित्व एवं मानसिक दशा दोनों सम्मिलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु का अस्तित्व और मानसिक दशा दोनों सम्मिलित है। तथ्य में तथ्य क्या होता है? तो तथ्य फैक्ट क्या होता है? तो तथ्य से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो अस्तित्व में है। इसमें वस्तु का अस्तित्व एवं मानसिक दशा दोनों सम्मिलित है। तथ्य के प्रकार। तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? तो तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। एक सुसंगत तथ्य और सेकंड विवादक तथ्य। सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। तो सुसंगत तथ्य किसे कहते हैं? कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। उपधारणा क्या होती है? उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व का एक ऐसा निष्कर्ष या अनुमान है जो बिना साक्ष्य के कुछ दूसरे तथ्यों के आधारों पर जो पहले से ही साबित है निकाला जाता है। फिर से एक बार, उपधारणा क्या होती है?
उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व का एक ऐसा निष्कर्ष या अनुमान है जो बिना साक्ष्य के कुछ दूसरे तथ्यों के आधारों पर जो पहले से साबित है निकाला जाता है। उपधारणा का स्वरूप। उपधारणा का स्वरूप क्या होता है? तो उपधारणा के दो स्वरूप होते हैं। फर्स्ट, उपधारणा कर सकेगा। पहला, उपधारणा कर सकेगा एवं दूसरा उपधारणा करेगा। तो उपधारणा के दो स्वरूप होते हैं, एक उपधारणा कर सकेगा और दूसरा उपधारणा करेगा। साक्ष्य जो दिया जा सकेगा, कौन कौन से साक्ष्य हैं जो दिया जा सकेगा? तो पहला दिया गया है विवादक तथ्य के संबंध में एवं सुसंगत तथ्य के संबंध में। तो दो तरह के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। ऐसे साक्ष्य जिसका संबंध विवादक तथ्य के संबंध में हो या सुसंगत तथ्य के संबंध में हो। रेस जस्टे। रेस जस्टे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस जस्टे। तथ्य जो यद्यपि विवादक नहीं है, तथ्य जो यद्यपि विवादक नहीं है, विवादक तथ्यों से इस प्रकार से संसक्त है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग बन गए हैं और इसलिए वे विवादक तथ्यों की तरह सुसंगत हो गए हैं। रेस जस्टे का नियम क्या होता है? फिर से एक बार, तथ्य जो यद्यपि विवादक नहीं है, विवादक तथ्यों से इस प्रकार से संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग बन गए हैं और इसलिए वे विवादक तथ्यों की तरह सुसंगत हो गए हैं। रेस जस्टे का शाब्दिक अर्थ है संबंधित तथ्य। एक प्रकार समझिए कि रेस जस्टे का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालने लगे तो क्या होता है? संबंधित तथ्य। तो जो तथ्य एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे तथ्य रेस जस्टे कहा जाता है, संबंधित तथ्य कहा जाता है। कार्यवाही शिनाख्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्यवाही शिनाख्त। शिनाख्ती क्या होती है? तो यथासंभव मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित होता है। जैसे शिनाख्त की जहाँ बात आती है, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु की शिनाख्त वाली जहाँ बात आती है तो वहाँ अधिकतर यथासंभव मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित होती है। यथाशीघ्र संचालित की जानी चाहिए, जल्द से जल्द। अभियुक्त गढ़ों को बापर्दा रखा जाना चाहिए। यथासंभव कारागार में संचालित की जानी चाहिए। साक्षी को एक एक करके बुलाया जाना चाहिए। साक्षी को एक एक करके बुलाया जाना चाहिए। अभियुक्त गढ़ों के स्थान में परिवर्तन किया जाता रहना चाहिए। साक्षियों को आपस में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। विधिमान रूढ़ की अपेक्षाएं। विधिमान रूढ़ की अपेक्षाएं क्या होती है? वह प्राचीन हो, निरंतर हो, युक्त हो, समुदाय विशेष द्वारा मान्य हो। जैसे प्राचीन, बहुत ऐसी संस्कृति होती है कि जिनकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं तो न्यायालय भी उसको मान्यता देता है, लेकिन वह प्राचीन हो, निरंतर हो, युक्त हो, विशेष समुदाय विशेष द्वारा मान्य हो, शांतपूर्ण तरीके से उपयोग किए जा रहा हो, अनैतिक न हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई ऐसी रूढ़िवादिता चली आ रही है लेकिन अगर वो अनैतिक है तो वो नहीं मान्य होगा। तो अनैतिक ना हो, लोक नीति के प्रतिकूल ना हो, लोक नीति के प्रतिकूल ना हो आदि। स्वीकृत क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इसमें जितने टॉपिक है सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतने को ही पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट आपका तैयार हो जाएगा। अधिकतर इसमें मेन टॉपिक सब दे दिए गए हैं। स्वीकृत क्या होता है? तो स्वीकृत किसी पक्षकार या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा लिखित या मौखिक कथन है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में किसी धारणा को इंगित करता है। स्टीफन के अनुसार स्वीकृत क्या होता है? स्वीकृत किसी पक्षकार या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा लिखित या मौखिक कथन है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में किसी धारणा को इंगित करता है। स्टीफन के अनुसार अपेक्षाएं क्या होती है? स्वीकृत स्पष्ट होनी चाहिए,
जैसे किसी के बारे में स्वीकृत किया गया हो तो स्पष्ट होनी चाहिए, निजी ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। स्वीकृत के प्रकार, स्वीकृत कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक न्यायिक स्वीकृत और एक न्यायोत्तर स्वीकृति, मतलब जुडिशरी स्वीकृत होता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशरी स्वीकृत होता है। संस्वीकृत क्या उसे बोलते हैं? कन्फेशन किसे कहा जाता है? संस्वीकृति। तो संस्वीकृत का शाब्दिक अर्थ है अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार किया जाना। कन्फेशन का मतलब होता है कि अभियुक्त द्वारा अगर कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। और जबकि स्वीकृत क्या होती है? स्वीकृत किसी पक्षकार या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया लिखित या मौखिक कथन जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य, मतलब विवादक जो फैक्ट इन इशू है या सुसंगत तथ्य के संबंध में धारणा को इंगित करता है। संस्वीकृत की आवश्यकताएं, कन्फेशन किसको माना जाता है, उसकी नेसेसिटीज क्या होती हैं? वह मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए। कहने का मतलब जो कन्फेशन होता है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए, अभियुक्त द्वारा की जानी चाहिए, किसी और के कहने से नहीं होता है। जो अभियुक्त, इसीलिए कन्फेशन की डिफिनेशन में दे दिया गया है कि जो अभियुक्त है वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। तो अभियुक्त द्वारा की जानी चाहिए। थर्ड, अपराध को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा स्वैच्छिक होनी चाहिए। ये पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये IR 1952 का मामला है जिसमें कहा गया स्वैच्छिक होना चाहिए। अगर किसी दबाव में कोई कन्फेशन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। संस्वीकृत के प्रकार, संस्वीकृत कितने प्रकार का होता है? तो संस्वीकृत 2 प्रकार का होता है। कन्फेशन 2 प्रकार का होता है, एक न्यायिक संस्वीकृत और एक होता है न्यायोत्तर। संस्वीकृत 2 प्रकार की होती है, एक होता है न्यायिक संस्वीकृति और सेकंड होता है न्यायोत्तर संस्वीकृति। न्यायिक संस्वीकृत न्यायिक कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है और न्यायोत्तर संस्वीकृत मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति के समक्ष की जाती है, तो न्यायोत्तर होता है। संस्वीकृत की अग्राह्य होती है। संस्वीकृत कब अग्राह्य होती है, कब मान्य नहीं होती है? फर्स्ट, जब वह पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति से की जाए। तो अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के अलावा तो फिर वो मान्य नहीं होगी। सेकेंड, वह उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा प्रेरित हो। तो कभी कोई व्यक्ति अगर कन्फेशन करता है, अगर उसमें उत्प्रेरणा हो, धमकी हो या कोई प्रॉमिस हो, तब भी वो कन्फेशन मान्य नहीं होगा, वो संस्वीकृत मान्य नहीं होगा। धारा 32 के अंतर्गत किन व्यक्तियों के कथनों को सुसंगत माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 32 सेक्शन 32 के अंतर्गत किन व्यक्तियों के कथनों को सुसंगत माना गया है? जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, पहला, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो मिल नहीं सकते हैं, जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए हैं, अथवा जिन्हें युक्त व्यय एवं विलंब के बिना साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया जा सकता। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कथन सुसंगत होता है। मृत्युकालीन घोषणा के कथन कब साक्ष्य में ग्राह्य होते हैं? मृत्युकालीन डेथ डिक्लेरेशन, पहला, जब वह मृत्यु द्वारा मृत्यु से पूर्व किए गए हों। कहने का मतलब हुआ जो मृत्युकालीन कथन अगर जब वो मृतक द्वारा मृत्यु से पूर्व किए गए हों। सेकंड, मृत्यु के कारणों से संबंधित हों अथवा मृत्यु के कारणों से संबंधित परिस्थितियों के संबंध में हो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेथ डिक्लेरेशन कब मान्य होता है? पहला, जब वह मृतक द्वारा मृत्यु से पूर्व किए गए हों, मृत्यु के कारणों से संबंधित हों अथवा मृत्यु के कारणों से संबंधित परिस्थितियों के संबंध में हो, तब वो डेथ डिक्लेरेशन ग्राह्य होता है। आधार क्या होता है इसका?
तो मृत्युकालीन घोषणा के साक्ष्य में ग्राह्यता के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। पहला, मृत्यु को प्राप्त होते हुए व्यक्तियों के अधरों पर सत्य का वास होता है। क्या बात लिखी हुई है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि मृत्यु को प्राप्त होते हुए व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है। मृत्युशैया पर व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता और ना ही किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध में लिप्त करने की सोच सकता है। शारदा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि मृत्युशैया पर व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। और ये बात वास्तव में सत्य है कि अगर जो व्यक्ति मरने वाला होता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। भाई, जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसके वांट बहुत होते हैं, मैं ये बना लूँ। लेकिन आप सोचिए, जब व्यक्ति मरने वाला होता है अब उसका एकदम शून्य में चला जाता है उसका दिमाग, क्योंकि अब उसकी इच्छाएं सब मर गई होती हैं। तो इसलिए न्यायालय भी मानता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी कहा जाता है कि मरता हुआ कोई झूठ लेकर अपने परमपिता परमेश्वर से नहीं मिलता है। तो इसीलिए मृत्युकालीन कथन को इतना मान्य दिया गया है। और अन्य इसके आधार क्या होते हैं? इसके अन्य आधार क्या होते हैं कि सबसे पहला आवश्यकता, क्योंकि मृत्युकालीन कथन, मरने वाला तो मर गया, अब उससे अच्छा कौन व्यक्ति मरने के बारे में बता सकता था, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि मृत्युकालीन कथन को ग्राह्य माना गया है। सेकेंड है इसमें विश्वसनीयता, जैसा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी भाई सारी इच्छाएं खत्म हो गई होती है, अब तो वो मरने वाला है तो वो झूठ नहीं बोलता है। थर्ड, अन्य साक्ष्य का अभाव, अगर मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब कोई साक्षी नहीं बचा होता है, इसलिए मृत्युकालीन कथन को इतना मान्य दिया जाता है। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? सर्वबंधी निर्णय एवं व्यक्तिबंधी निर्णय। तो वह निर्णय जो संपूर्ण विश्व पर बंधनकारी होते हैं सर्वबंधी जजमेंट इन रेम कहलाते हैं। वह निर्णय जो संपूर्ण विश्व पर बंधनकारी होते हैं उन्हें सर्वबंधी निर्णय कहलाते हैं। वह निर्णय जो केवल पक्षकारों पर बंधनकारी होते हैं उन्हें व्यक्तिबंधी जजमेंट इन पर्सोनम कहलाते हैं। तो निर्णय दो प्रकार के होते हैं, सर्वबंधी निर्णय और व्यक्तिबंधी निर्णय। तो वह निर्णय जो संपूर्ण विश्व पर बंधनकारी होते हैं सर्वबंधी निर्णय कहलाते हैं, और वह निर्णय जो केवल पक्षकारों पर बंधनकारी होते हैं व्यक्तिबंधी निर्णय कहलाते हैं। इन्हें लोकलक्षी एवं व्यक्तिलक्षी निर्णय भी कहा जाता है। विशेषज्ञ कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषज्ञ कौन हैं? तो ऐसा व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएगा जिसे विषय का विशेष ज्ञान हो, सेकंड अभ्यास हो, थर्ड अनुभव हो। बहुत इंपॉर्टेंट, अनुभव होने से ही कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष पढ़ा लिखा ही हो, अगर उसे अनुभव भी हो तो वो विशेषज्ञ में आता है। और फोर्थ दिया है विषय का विशेष अध्ययन हो। तो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम मिस सुमान लिगवियर एक AIR 2015 का केस है जिसमें विशेषज्ञ के बारे में बताया गया है। विशेषज्ञ की राय किन विषयों में सुसंगत होती है? विशेषज्ञ की राय किन विषयों में सुसंगत होती है? तो फर्स्ट विदेशी विधि, सेकंड विज्ञान, थर्ड कला, फोर्थ हस्तलेख और फिफ्थ अंगुली चिन्ह। तो विशेषज्ञ की राय किन विषयों में सुसंगत होती है? पहला दिया है विदेशी विधि, सेकंड विज्ञान, थर्ड कला, फोर्थ हस्तलेख और फिफ्थ अंगुली चिन्ह। सील का साक्ष्य कब और कैसे सुसंगत होता है? सील का साक्ष्य कब और कैसे सुसंगत है? फर्स्ट, दांडिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दांडिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन, अगर कोई दांडिक मामला चल रहा है तो उसमें अभियुक्त का पहले का जो सील है वो सुसंगत होगा, उसका कैरेक्टर सुसंगत होगा। सेकेंड, सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य स्त्री की लज्जा भंग एवं बलात्संग के मामलों में सम्मति के तौर पर सुसंगत नहीं है। थर्ड, उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। फोर्थ, सिविल मामलों में नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील का साक्ष्य सुसंगत है। किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना आवश्यक नहीं है? किन तथ्यों का मतलब इसमें बिना साक्ष्य दिए ही वो प्रूफ मान लिया जाता है, तो किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना आवश्यक नहीं है? फर्स्ट, वह तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा तथा न्यायिक जुडिशियल नोटिस करेगा। सेकंड, वह तथ्य जो स्वीकृत कर लिए गए हैं तो उनके साक्ष्य दिया जाना आवश्यक नहीं है। मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसने स्वयं किसी तथ्य को फर्स्ट देखा है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसने स्वयं किसी तथ्य को फर्स्ट देखा है, सेकेंड सुना है, और थर्ड अपनी इंद्रियों से बोध किया है। अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने इसमें इतना जान लिया है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।